Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Today we have gathered here for a very important topic which is hypertension. हाइपरटेंशन से बहुत से लोग आजकल मुतासर होते हैं। आजकल क्या इतने सालों से हाइपरटेंशन जो है हमारे मुल्क में और बाकी ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर भी हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने हाइपरटेंशन पे काबू पा लिया, हमारी तो फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो हाइपरटेंशन क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और न्यूट्रिशन रिलेटेड ये कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये अभी आज इस सेमिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने इनवाइट किया है हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर राय इमरान को। अच्छा, तो तीन मैकेनिज्म्स की बात की। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट कि एक तो हमारे पास हार्ट, सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्लड वेसल्स और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। ये तीन बेसिकली मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं जो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो अब अगर हम कैसे एक्टिवेट होता है रेनिन वाला? ये सिस्टम एक्टिवेट होता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि रेनिन जो हमारे पास किडनी को ब्लड फ्लो जैसे ही कम होता है तो वहां से एक कंपाउंड पर निकलता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। तो वो रेनिन एक्चुअली अल्टीमेटली जो एंजियोटेंसिनोजन द ब्लड होगा उसको कन्वर्ट करेगा फर्दर साइकिल्स के अंदर और एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, जो फर्दर हमारे पास एक तो काम कर रहा होगा एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा होगा, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो किडनी से हमारे पास जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन करवा रहा होगा। और सेकंड नंबर पे हमारे पास वो जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, वेजो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर रहा होगा और सेकंड नंबर पे वो ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये तीनों फैक्टर्स मिलके हमारे पास हाइपरटेंशन करवा देंगे। अच्छा, अब देखो कार्डिक आउटपुट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास जो होता है ना, लेफ्ट हार्ट जब पंप करता है ना, तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे एओर्टा के अंदर या आर्टरीज के अंदर सारा ब्लड जा रहा होता है। तो होता जनरली यूं है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास जो आर्टरीज के अंदर सारा ब्लड जाता है उसको हम कार्डिक आउटपुट का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर हार्ट रेट जब इंक्रीज होता है तो कार्डिक आउटपुट अल्टीमेटली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो कार्डिक आउटपुट पे ब्लड प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है कि कितना हार्ट पंप करता है ब्लड इनटू द आर्टरीज, और सेकंड नंबर पे हमारे पास सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो एक आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है नॉर्मली, लेकिन अगर आर्टरी कंस्ट्रिक्ट कर जाए तो क्या होगा कि उसको जो पाथवे होगा फॉर द ब्लड तो उसको कम मिलेगा, तो उसको हम सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस का नाम दे रहे होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस सर। अच्छा, अब जो डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन है ना, इसके अंदर जो चीज मेनली होगी इसके अंदर वो आपने याद रखना है कि कोई भी एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन नहीं होगा। उसकी देयर आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ कंडीशंस कि जब हम उसको हाइपरटेंशन का नाम देंगे, उसके अंदर हमारे पास दिस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। मतलब लाइक हम क्या करते हैं कि हमें एक टाइम पे हमने ब्लड प्रेशर लिया, ठीक है, वो ठीक निकला, मतलब एलिवेटेड निकला। दूसरे टाइम पे लिया थोड़ी देर के बाद या हम कह रहे हैं कुछ घंटों के बाद, तो वो ब्लड प्रेशर कम हो गया, मतलब नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया, तो दैट विल नॉट बी द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तब होगी जब वो सस्टेनली एलिवेट होगा। लाइक हमने पहले लिया एलिवेटेड है, तो हमने जब बाद में या 4 घंटों के बाद लिया तो इट इज स्टिल एलिवेटेड, तो देन हम उसको नाम दे देंगे हाइपरटेंशन का। तो इसकी एक हमने रेंज लिख दिया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, while the diastolic जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए should be greater than or equal to the 90 मिलीमीटर of the mercury। तो इससे sustainedly elevated होगा तो then we will call this to be the hypertension। तो अब हमारे पास इसकी certain sort of classifications हैं कि हमारे पास और डिपेंडिंग अपॉन द severity of increase in systolic and diastolic blood pressure, अगर हमारे पास less than 120/80 होगा तो we will call this to be normal। और हमारे पास अगर ब्लड हमारे पास प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होगी, अगर हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 139 होगा और डायस्टोलिक 80 to 89 होगा, और हम स्टेज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो हम इसको ना इसकी जो है स्टेजेस वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस।
वो अल्टीमेटली उसकी एक रेंज है, उसकी रेंज है 185/110, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 185 होगा और हमारे पास जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 110, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस का नाम दे रहे होते हैं, मतलब इट रिक्वायर्ड एन इमीडिएट इंटरवेंशन। So this was related to the classification. अच्छा, अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन किस टाइप की हो सकती है। अब हमारे पास इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। वन इज प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो मोस्ट ऑफ द केसेस 95% केसेस के अंदर होती है, लेकिन इसकी कोई एक एस्टेब्लिश्ड काज नहीं होती। लाइक मैकेनिज्म्स तो हमने डिस्कस कर लिए, वो 3 मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे बट दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक काज। जबकि हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होगी जिसके अंदर हमारे पास सर्टेन सॉर्ट ऑफ अदर काजेज आ रही होंगी। लाइक अब हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के लिए हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, वो हमारे पास रिलीज होता है फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। अगर एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर हो जाएगा तो हमारे पास क्या, जिसको हम फियोसाइटोक्रोमा नाम देते हैं, ठीक है, अगर वो ट्यूमर होना स्टार्ट हो जाएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल क्या हो जाएगा, रेस, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से हाइपर टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास देयर इज अ डिजीज जिसको हम कुशिंग डिजीज का नाम देते हैं। उसके अंदर ये होता है कि जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन की एक्सेस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा होता है। बट इन सब के साथ हमारे पास अदर सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन का नाम हम उन्हें दे रहे होते हैं, क्योंकि दे हैव ए नोन काज। जबकि हमारे पास प्राइमरी जो हाइपरटेंशन होती है कि कोई काज नहीं होती, बट द मैकेनिज्म स्टिल दिस मेन, द कार्डिक आउटपुट विल बी इंक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एज वेल एज देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सर एपिनेफ्रिन वाली बात रिपीट कर। अच्छा, तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर के अंदर कार्डिक आउटपुट है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ये दोनों चीजें डिपेंड होती हैं सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के ऊपर। और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के अंदर जो हार्मोन इन्वॉल्व हो रहा होता है वो होता है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो हमारे पास जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं बेसिकली। तो अगर एड्रीनल ग्लैंड्स का ट्यूमर हो जाता है जिससे हम कहते हैं फियोसाइटोक्रोमा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल रेज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, तो हमारे पास जो है इसके बहुत से जो ऑर्गन्स वो हो रहे होते हैं, इफेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास वेसल्स की वॉल के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। क्योंकि वेसल हमारे पास सारे कई ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही होती है, तो वो ऑर्गन्स भी अल्टीमेटली इफेक्टेड होते हैं इसके अंदर। तो अब होता अल्टीमेटली यूं है कि हमारे पास जैसे ही अब लाइक एक बंदा है जो बहुत लंबे अरसे से हाइपरटेंसिव है, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव है, लेकिन वो प्रेजेंट कब करता है, जब उसका टारगेट ऑर्गन का डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसको स्टिल पता नहीं होगा कि उसको ये हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है या किस और वजह से हो रहा है। इसीलिए हम हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर का भी नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर जो मेन चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो दो थी, हार्ट एज वेल एज द ब्लड वेसल। तो उसी की वजह से हमारे पास जो चेंज उनके अंदर आ रहा होता है, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास विसरास होते हैं वो भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर मेनली हमारे पास जो वो हमारे पास हो सकता है ब्रेन हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास हार्ट हो सकता है, हमारे पास किडनीज हो सकती हैं, हमारे पास हमारे लिम्स की जो ब्लड वेसल्स हैं दे इटसेल्फ गेट इफेक्टेड। सो हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर जितने भी विसरास हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं थ्रू दिस हाइपरटेंशन। तो अभी हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं आगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टारगेट ऑर्गन्स जो हैं इसमें इफेक्ट हो सकते हैं। सो अगर हम सीवीएस की बात करें तो हमने बहुत सी कॉमन एग्जांपल सुनी है जी, नस फट गई है, शरेयान फट गई है। तो ये बेसिकली यही चीज होती है कि हमारे पास हीमोरेजिक स्ट्रोक हो रहा होता है। जैसे ही हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर कोई हमारे पास ऑलरेडी डायबिटिक है, कोई स्मोकर है, उसके हमारे पास वेसल्स वॉल ऑलरेडी इफेक्टेड हो रही हैं, जिनकी वजह से तो हमारे पास अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन रह रही है तो हमारे पास क्या हो सकता है कि उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक होना स्टार्ट हो सकता है। देन हमारे पास अगर हम बात करें इसके अंदर सीवीएस के ऊपर,
तो हमारे पास हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है। अब देखो हमने कहा था कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रही होती है। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है तो हमारे पास क्या होता है कि हार्ट को ज्यादा फंक्शन इफेक्टिवली पंप करना पड़ता है ब्लड को बाहर। तो जैसे ही वो पंप करना स्टार्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होगी, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाती है तो चूंकि हमारे पास ब्लड उसके अंदर कम आना स्टार्ट होगा तो स्पेस कम बचेगी, तो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो सकती है। तो जिसके लिए हम कहते हैं कि हार्ट फेलर के अंदर पेशेंट जा सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर उसकी कोरोनरी आर्टरी इफेक्टेड हो गई है तो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन सकता है, तो हमारे पास पेशेंट एमआई के अंदर जा सकता है। उसके अलावा आर्टीरियल के अंदर हमारे पास एन्यूरिज्म्स बन सकते हैं आर्टीरियल वॉल वीकन होने की वजह से, और अल्टीमेटली अगर वो रप्चर करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट कैन गो इनटू डेथ एज वेल। और हमारे पास किडनी की बात करें तो अगर किडनी के अंदर हमारे पास रीनल फेलर हो सकता है ड्यू टू द रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अल्टीमेटली इंक्रीज इन जब हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है तो आर्ट वेसल्स वॉल के अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आर्टरी गेट्स स्टेनोज्ड। तो जैसे ही किडनी को हमारे पास ब्लड फ्लो कम जाएगा तो इस्कीमिक चेंजेस आना स्टार्ट हो सकती हैं एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू द रीनल फेलर एज वेल। नर्वस सिस्टम मैंने पहले आपको बात बता दी कि हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। और अगर आई की बात करें, चूंकि हमारे पास आई के अंदर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है जिसके अंदर ये होता है कि जो हमारे पास स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट को, उनके अंदर क्या होते हैं कि दे गेट उनकी मतलब हमारे पास कंस्ट्रिक्शन होती है। कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास इस्कीमिक चेंजेस आना स्टार्ट हो रहे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और मतलब हमारे पास ओवरऑल हम अगर हम कहें तो हमारे पास ब्लाइंडनेस हो सकती है ड्यू टू दिस हाइपरटेंशन। तो इस तरह का कुछ रेटिना हमारे पास फंडोस्कोपी के ऊपर नजर आएगा कि हमारे पास ये जो ब्लड वेसल्स होंगी वो हमारे पास कंस्ट्रिक्टेड नजर आएंगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे ड्यू टू द इस्कीमिया ऑफ द रेटिनल नर्व फाइबर्स, और हमारे पास क्या होगा कि एडिमा होना स्टार्ट हो सकता है। हमारे पास जो एक्सुडेट होंगे ब्लड वेसल्स निकल के वो हमारे पास अंदर डेपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेटिना की पिक्चर कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही होगी। तो अल्टीमेटली इट कैन काज द ब्लाइंडनेस एज वेल। सो अभी हमने इसके तो सारे कॉम्प्लिकेशंस देख ली, जिसके अंदर हमने रीनल फेलियर देख लिया, हमने आई के प्रॉब्लम्स देख लिए, हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, हमारे पास हार्ट फेलियर हो सकता है, अगर आर्टरीज गेट इन्वॉल्व तो हमारे पास जो है एमआई हो सकता है, तो इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस के अंदर पेशेंट जा सकता है। सो इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर का नाम दे रहे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमें पता चलता है कि हाइपरटेंशन का पेशेंट का पता ही तब चलता है जब उसको एंड ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज वो थ्रू आउट द लाइफ क्या रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। सो अगर हम इसके अब मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास दो तरह की मैनेजमेंट होंगी। वन विल बी फार्माकोलॉजिकल एंड अदर विल बी नॉन फार्माकोलॉजिकल। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो बेसिकली चीज़ें आ रही होती है कि हमें डाइट के थ्रू इसको कंट्रोल करना होता है। तो हमारे पास सर्टन सॉर्ट ऑफ डाइट्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास लो कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास सोडियम होता है, हमारे पास जो इसके अंदर लिपिड्स का लेवल होता है वो कम होता है। तो अल्टीमेटली दे कैन काज द रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर एज वेल। तो अब हमारे पास जो चीज हमने देखनी है, अब देखोगे हाउ लो सोडियम लेवल कैन काज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अल्टीमेटली होता यह है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी जैसे ही इंक्रीज होती है तो हमारे अंदर नेचुरली इंट्रिंसिक मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास जो है ब्लड की जो है अब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम दी किडनी। तो अल्टीमेटली ये होता है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि लो सोडियम डाइट विल बी हेल्पफुल कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी कम हो, वाटर की अब्जॉर्प्शन कम हो, तो अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है फैटी एसिड फैटी डाइट शुड बी डिक्रीज, ठीक हो गया। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो हमने काम करना होता है तो रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करना होता है। तो इसके हमारे पास 4-5 जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स आ रहे होते हैं जिनके अंदर वी विल हैव ओबेसिटी, हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, हमारे पास अगर कोई स्मोकर है तो वो हो सकता है, और हमारे पास जो है क्रोनिक अगर हमारे पास वो हाइपरटेंशन के अंदर है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उनके अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं।
सो दिस इज द नो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर इसके अंदर हम बात करें तो हमारे पास देयर इज अ डैश डाइट, ये एक स्पेशलाइज्ड डाइट का एक हमारे पास प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमने सोडियम की कंसंट्रेशन को लो रखते हैं, जिसके अंदर हम फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन को लो रखते हैं ताकि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज ना हो सके। एट द सेम टाइम हमारे पास जो कार्ब्स और जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हमारे पास बैलेंस में रह रही होती है। लेकिन हमारे पास अल्टीमेटली जो हमें गोल चाहिए वो होता है टू डिक्रीज द सोडियम कंसंट्रेशन, टू डिक्रीज द लिपिड कंसंट्रेशन। तो वो इस डैश डाइट के थ्रू हम उसको मैनेज करते हैं। वी शुड हैव रेगुलर एक्सरसाइज। अगर कोई ओबीस है तो उसको वेट लॉस करना चाहिए, साल्ट की रिडक्शन करनी चाहिए, फैटी एसिड्स की, हमारे पास स्मोकिंग की और जो अल्कोहल वगैरह है उससे अवॉइड करना चाहिए। तो यही सारे हमारे पास रिस्क फैक्टर्स भी हैं। तो हमारे पास अगर हम रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो हमारी वॉन्ट बी दैट मच इफेक्टिव। अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करेंगे तब इफेक्टिव होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स थे उनको मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन तो हमारे पास ये कुछ जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन की रेंजेस हैं कि अगर हम वेट रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास इतना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन हो जाएगी। अगर हम डैश डाइट के ऊपर अमल दरामद करते हैं तो 8 to 14 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं तो 4 to 9, अल्कोहल कंजप्शन कम करने हैं। तो ये तो मतलब जिस तरह अगर हम सिर्फ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें तो वी कैन हैव डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एज वेल। तो अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तो उसके अंदर हमारे पास कई तरह की ड्रग्स आ रही होती हैं। हमने स्टार्ट में बात की थी कि ब्लड प्रेशर 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट हमारा होता है वो भी इन 3 चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है कि हमें कार्डिक आउटपुट को कम करना होता है, हमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करना होता है, हमें जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको कम करना होता है। तो उसके लिए वी हैव 8 to 10 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स वी हैव, जिसके अंदर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ रहे होते हैं, जिसके अंदर एस इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो एस इनहिबिटर्स होते हैं, अगर रेनिन इनहिबिटर्स होते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं, वी हैव एन अल्फा इनहिबिटर्स, वी हैव एस इनहिबिटर्स एज वेल। हमारे पास जो वेजोडाइलेटर्स होते हैं तो ये हमारे पास सर्टेन सॉर्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमारे पास हम जो ड्रग्स होती है उनकी इफेक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है कि हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरह करते हैं। लाइक अगर कोई बंदा है उसकी सोडियम इनटेक बहुत ज्यादा है तो उसकी जो हमारे पास हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी उसकी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। सो दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इसके बगैर हम जो है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी करेंगे तो वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। सो अगर हम एक प्लीज ये माइक ऑफ कर दें किसका है? और आप खुद भी इसे म्यूट कर सकते हैं, आप म्यूट कर दें इसे। ठीक हो गया। अच्छा, तो रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी तो आई थिंक के ये हमें कन्वे करना चाहिए कि वी हैव कंडीशन एक जो प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास एक्लेम्पशिया एक टर्म है जिसको हम नाम देते हैं, उसका मैं जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि आजकल वो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सो वी शुड हैव एन अवेयरनेस अबाउट दैट। तो हमारे पास ये होता है कि 20th वीक के बाद हमारे पास एक कंडीशन आती है ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन प्रेग्नेंट वुमेन जिसको हम प्रीक्लेम्पशिया और इक्लेम्पशिया नाम दे रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास पता ही तब चलता है जब ऑर्गन फेलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक शी विल हैव ब्लाइंडनेस, उसकी हमारे पास रीनल फेलर हो सकता है, उसका हमारे पास हेडेक हो सकता है, रीनल फेलर की वजह से उसको एडिमा जो है वो फील होगा अपनी बॉडी के ऊपर। और अगर उसको साथ में सीजर्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएं विद इन आफ्टर 20th वीक तो ड्यू टू हाइपरटेंशन तो हम उसको नाम दे देते हैं इक्लेम्पशिया। सो हम उसकी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो है वो जितनी भी हमारे पास ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं दे आर कंट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट फॉर द 2। हमारे पास एक मिथाइल डोपा ड्रग है और एक हमारे पास जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, वो हमारे पास ड्रग है। तो सिर्फ ये 2 चॉइस ऑफ ड्रग हैं हमारे पास जो हम प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर यूज करते हैं। और सेकंड अच्छा, तो वी वर ऑन द लास्ट कंसेप्ट जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके हम कहते हैं क्लैम्पशिया और प्री क्लैम्पशिया। तो ये बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है इन द प्रेग्नेंट वुमेन्स आ रही होती है। सो इसके लिए हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया हमारे पास डेवलप हुआ है इसके रिलेटेड।
अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर 20th वीक प्रेजेंट करती है विद इंक्रीज इन सस्टेन्ड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो सस्टेन्ड मैं बार बार इसके ऊपर एम्फेसाइज करूंगा, क्योंकि कोई भी इंक्रीज अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है कुछ वक्त के लिए तो हाइपरटेंशन नहीं होती, तो इट शुड बी सस्टेन्ड एलिवेशन इन द ब्लड प्रेशर। सो अगर कोई 20th वीक प्रेजेंट करती है विद इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर सिम्टम्स के साथ, जिस तरह हमने पहले बात की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है, हमारे पास जो रीनल फेलर हो सकता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आई के अंदर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है, जो हमारे पास CNS है उसके अंदर हमारे पास हेडेक हो सकता है। तो अगर इन साइन सिम्टम्स के साथ अगर कोई भी आफ्टर के साथ वुमेन प्रेजेंट करती है तो हम उसको नाम दे रहे होते हैं प्री इक्लेम्शिया। तो उसके अंदर ये होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी कंप्लेंट्स होंगी कि मुझे हेडेक होता है, मुझे आंख के अंदर जो है वो देखने के अंदर मसला आ रहा है, तीसरे नंबर पर कहेगी मेरा फ्रोथी यूरिन है क्योंकि प्रोटीन कंटेंट नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू रीनल फेलर। तो हमारे पास क्या होगा, रीनल फेलर होगा, हमारी बॉडी के ऊपर एडिमा भी उसको होगा। सो ये साइंस इन सिम्टम्स के साथ हमारी होगी तो दैट विल बी। लेकिन अगर ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर उसको साथ सीजर्स भी डेवलप होने स्टार्ट हो गए हैं तो हम उसको नाम दे रहे होते हैं इक्लेम्शिया का। सो इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सस्टेन्ड हाइपरटेंशन हमारे पास फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, उसकी जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ सकता है। सो के अंदर भी हमारे पास वेरी मच इम्पोर्टेंट, हमें डैश डाइट को अडॉप्ट करना चाहिए। वी शुड हैव डिक्रीज इन सोडियम रिडक्शन होनी चाहिए हमारे पास। अगर ओबीज है तो वेट रिडक्शन करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए। ये शुड बी उसका डाइट है, हम कहते हैं कि अल्कोहलिक कंजम्पशन कम होनी चाहिए। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो बाकी जितनी भी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं दे आर कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी कॉज। तो हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ सर्टन ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास हम प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं, जिसके अंदर वी हैव मिथाइल डोपा एंड वी हैव लेबेटिलोल एज वेल। सो इसके साथ हम सीजर्स को प्रिवेंशन के लिए हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बाकी जितनी भी हमारे पास सीजर्स को प्रिवेंट कर सीजर्स के लिए मेडिकेशन होती हैं वो सारी कंट्राइंडिकेटेड हैं। तो हमारे पास सर्टन सॉर्ट ऑफ चॉइसेस होती हैं इसके रिलेटेड। So that was about the hypertension. तो I hope you guys get it. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और सिंपथेटिक सिस्टम जो आपने बताया ये दोनों अलग नहीं, ये बेसिकली जब ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है तो ये दोनों मैकेनिज्म्स ही एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा होता है, हमारे पास जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है उसकी भी एक्टिवेशन हो रही आती है। तो ये दोनों चीजें मिलके हमारे पास जो 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कार्डिक आउटपुट, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे होंगे। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज होता हार्ट रेट इसलिए क्योंकि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होते हैं ना। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जब होती है तो वो हमारे पास क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है। सर आपने मिथाइल डोपा और एक और क्या नाम लिया था? मिथाइल डोपा एंड लेबेटिलोल, ये हमारे पास 2 ड्रग्स होती हैं जो हमारे कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी नहीं है, जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन। सो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को हमारा जो मेन एम होता है उस टाइम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं वो कंट्राइंडिकेटेड हैं प्रेगनेंसी के अंदर, हम उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन ये ड्रग्स हम दे सकते हैं टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी को सीजर्स डेवलप हो चुके हैं तो वो जो है उसकी प्रिवेंशन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसकी देते हैं, ताकि जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है एक्साइटेटरी इंपल्सेस का इन द ब्रेन वो इंक्रीज हो जाए, तो जिसकी वजह से हमारे पास सीजर्स डेवलप नहीं होंगे। Assalamualaikum, sir. Sir, I have a question. Sir, if there's a patient अगर उसे hypertension है और वो एक certain drug ले रहा है, तो अगर उसको hypertension से उस drug से resistance develop हो गई है, तो क्या उसको drug की dose increase करनी चाहिए कि drug change करनी चाहिए, classes की change करनी चाहिए? Thank you. अच्छा, अब इसके अंदर ना जिस तरह हमने देखा था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर कोई जिसकी डाइटरी सोडियम डाइटरी रिडक्शन ही नहीं है, जो हमारे पास अपना वेट को भी रिड्यूस नहीं कर रहा, जो हमारे पास डैश डाइट के ऊपर भी एक्ट नहीं कर रहा, अगर वो अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है तो वो भी वैसे ही करता रहता है, तो मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी एंटी
हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती अगर आप इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को नहीं करोगे। तो इसके लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी सोडियम डाइट इंटेक ज़्यादा हो, वो फिजिकल एक्टिविटी ना करता हो, तो ये सर्टेन फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है उनके साथ साथ। तो इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए बगैर हम जो है सेकंड हाइपरटेंसिव ड्रग को ऐड नहीं कर सकते। Okay, sir. Thank you very much. सर शॉर्ट टर्म हाइपरटेंशन की क्या रीजन? हेलो, कैन यू प्लीज रिपीट? शॉर्ट टर्म हाइपरटेंशन। स्ट्रेस हो सकता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो क्या हो सकता है कि उसके सिंपैथेटिक एक्टिवेशन इंक्रीज हो सकती है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म हाइपरटेंशन भी करवा सकते हैं। लेकिन मैंने फिर अल्टीमेटली बात की है कि ब्लड फॉर एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन हम तब नाम दे देते हैं। वो एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर तो हो सकता है लेकिन वो हाइपरटेंशन नहीं होगा जब तक हम सस्टेन्ड का वर्ड साथ नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है हाउ टू रिलीव द स्ट्रेस। तो ये टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप उसी सर्कमस्टांसिस के अंदर हैं कि स्ट्रेस आपको आई जा रहा है तो आप उस स्ट्रेस से कभी भी नहीं निकल सकते। तो आपको स्ट्रेस रिलीफ खुद करना होगा अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके। लाइक आपको जिस फैक्टर से स्ट्रेस आ रहा है आप उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करो। और सर्टेन सॉर्ट ऑफ वी हैव एन एंटी एंजाइटी ड्रग्स। लेकिन अल्टीमेटली मैंने जब सबसे पहले बात की थी कि कोई भी डिजीज होगी उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बगैर उसकी जो थेरेपी होगी वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। सो हमें स्ट्रेस को आपको खुद रिड्यूस करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर हैवी हो रहा है तो वी हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स, तो जिससे हम स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वो मेडिसिन लेने के बावजूद अगर आप उसी इन्वायरमेंट के अंदर हैं, आप नहीं अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे, तो स्ट्रेस के लिए वो मेडिसिन भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सर सडन हार्ट बीट इंक्रीज होने के रीजन कुड बी एनी रीजन। लाइक सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो सकती है, ठीक है। आप स्ट्रेस के अंदर हैं तो स्ट्रेस के अंदर भी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। आप अगर कोई लाइक सीवियर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है। जी, रेनिन इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर जब हाइपरटेंशन के अंदर। नॉर्मल ये मैकेनिज्म चल रहा है लेकिन ये नॉर्मल लाइक जैसे मैंने पहले बात की कि जैसे हमारे पास जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो एक यही तो हमारे पास मैकेनिज्म होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की ट्राई करता है, रेनिन वाला। लाइक अगर हाइपोटेंसिव अगर कोई पेशेंट हो रहा है, लाइक किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसके सीवियर ब्लड लॉस हो गया है, तो ब्लड किडनी की तरफ क्या जाएगा, कम जाएगा। जब किडनी की तरफ कम जाएगा तो ये रेनिन वहां से रिलीज होगा और हमारे पास जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा ब्लड प्रेशर को। तो वो मतलब एक नॉर्मल लिमिट के अंदर रखेगा। बट इन हाइपरटेंशन क्या होगा कि ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये ओवर एक्टिवेट कर जाएगा। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम होता है बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एक हार्मोन होता है जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। सो उसकी जब एक्सेस होती है तो उसके एक्सेस के अंदर ये होता है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी एलिवेट कर जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन की एक काज है। इसके अंदर हमें पता है कि कुशिंग डिजीज के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो सर्टेन अदर भी हमारे पास सिम्टम्स आना स्टार्ट, लाइक ग्लूकोकोर्टिकोइड जब एक्सेस होती है तो बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे जो जितनी भी प्रोटीन्स कंटेंट होता है उसकी डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास पर्पल स्ट्राया मिल रहे होते हैं हमें स्किन के ऊपर, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो बोन वीकन होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और बुफालो शेप लंप और हमारे पास जो टॉर्सो होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। फैट कंटेंट कम होना स्टार्ट हो जाता है एक्सेप्ट ऑन फेस एंड द बेली। तो मतलब लाइक इसके अंदर हमारे पास सर्टेन अदर साइन एंड सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। अच्छा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एक बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन की। तो अब होता यूं है कि जैसे ही हार्ट को इन सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, हमने क्या कहा कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ता है तो उसके मसल्स की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर जो उसके अंदर चैम्बर होता है उसकी स्पेस क्या हो जाती है, कम। जब उसकी स्पेस कम होगी तो हमारे पास हार्ट उसके अंदर फिलिंग कम हो पाएगी। जब फिलिंग कम हो पाएगी तो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये हार्ट फेलियर के अंदर पेशेंट चला जाएगा ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हाइपरटेंशन एक क्रॉनिक कंडीशन है?
और सेकंड यस, ये है क्रॉनिक कि कंडीशन। ये ओडिमा के साथ कैसे रिलेट किया आपने हाइपरटेंशन को? अच्छा, अडीमा के साथ मैंने इस तरह रिलेट किया कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड है वो फिल्टर होता है थ्रू द किडनीज। तो ओडिमा जैसे, हाँ अडीमा ठीक है, समझ गया हूँ। तो हमारा जो ब्लड होता है वो नॉर्मली फिल्टर्ड होता है थ्रू द किडनी। तो हमारे पास जैसे ही रीनल फेलर होना स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर नहीं हो पा रहा होगा थ्रू द किडनी। तो उसके अंदर हमारे पास ब्लड का जो वॉल्यूम होता है या हमारे पास प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही वो प्रेशर इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली हमारे पास वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर उसकी लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको मडीमा नाम देते हैं। सर 26 समझ नहीं वीक आई, अगर किसी दोबारा को बता दें। हाइपरटेंशन, अच्छा मैं बता देता हूँ ओडिमा तो कि बेसिकली स्वेलिंग नहीं होती, स्वेलिंग और फ्लूइड बहुत हाँ, ज्यादा तो हो जाता है हाँ उसमें। वही कह रहा हूँ ना, अडीमा के अंदर ये होता है कि जो ब्लड के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर जो हमारे पास जो वहां से क्या होता है कि हमारे पास फ्लूइड जो है वो सेलुलर स्पेसिस के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, टिश्यू के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो होता कुछ यूं है कि जैसे ही ब्लड फिल्टर नहीं होता वहां से किडनी से, हाइपरटेंशन की हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ी है ना कि रीनल फेलर होता है, तो जैसे ही रीनल फेलर होगा तो ब्लड क्या होगा, फिल्टर नहीं हो पा रहा होगा। तो जब वो फिल्टर नहीं हो पा रहा होगा तो हमारे पास ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, रेज। जब कैपिलरी लेवल के ऊपर उसका प्रेशर रेज होगा तो वहां से हमारे पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सुडेट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज, तो जिसकी वजह से वो स्वेलिंग आ रही होगी। ये क्वेश्चन ओके आप सर, काइंडली, थैंक यू सो मच। जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है सर, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन में सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिवेट होता है और नॉर्मली जब बीपी हो रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक होता है। हाँ, ब्लड प्रेशर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसीलिए नॉर्मली भी जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है समटाइम्स तो उसके अंदर भी सिंपैथेटिक सिस्टम ही एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक हैज नथिंग टू डू विद द ब्लड प्रेशर, इसका सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, वो हार्ट रेट को जस्ट कम कर रहा होता है, बट वो ब्लड प्रेशर के अंदर उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जी, सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से ही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। इसके लिए जो है यू शुड हैव डिटेल, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा रिसेप्टर्स का काम आ रहा होता है, क्योंकि हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स हैं, वेसल्स के ऊपर अल्फा रिसेप्टर्स हैं, तो उसकी मैं डिटेल में नहीं गया, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाना था। सो ब्लड प्रेशर के जो बेसिक्स थे मैंने सिर्फ उनको टच किया है। सो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा होता है, और जो थर्ड मैकेनिज्म्स आ रहा होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम का होता है। किसी का कोई सवाल है सर से? अगर कोई रह गया है तो पूछ लें, अपनी क्यूरीज दूर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें इतना अपना कीमती टाइम दिया और इतना इंफॉर्मेटिव आज का वेबिनार था। थैंक यू सो मच। आई होप सबको इससे फायदा हो और सबको अच्छे से समझ भी आया हो। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम, जहाँ भी हेल्थ के इशू की बात होगी वी विल ऑलवेज देयर। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने जो इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया ताकि इस इम्पोर्टेंट डिजीज़ के ऊपर जो है बात हो सके और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। थैंक यू सो मच सर। Okay guys, stay connected। हमारा 4th फेब को न्यूट्रिशन साइकोलॉजी भी वेबिनार है और 5th को भी हमारा वेबिनार है। तो आप लोगों को इसी जो ग्रुप्स में हो आप एनसीएस के, तो एनसीएस में जुड़े रहिएगा और आपको इंशाल्लाह जो इंफॉर्मेटिव वेबिनार की सीरीज है वो मिलती रहेगी आपको। थैंक यू।